आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम डॉक्टर रंजीता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द स्टडी IQ। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया अबाउट द HCS एग्ज़ाम और उसके बाद हमने एग्ज़ाम पेपर जो 2019 में लिया गया था उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो आज के इस लेक्चर में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जो पुराना पेपर आया था हम उसी का डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। तो इन द लास्ट लेक्चर हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कशन किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम 24 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स पूरा डिस्कशन करेंगे। इस पेपर के डिस्कशन के 2-3 बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको ये पता चलेगा कि पेपर में लास्ट टाइम क्या पूछा गया था और आपको ये पता चलेगा कि HCS का ट्रेंड क्या है। आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि आपको इस साल के एग्ज़ाम के लिए किस पैटर्न पे प्रिपरेशन करना है। जिस वक्त हम क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन एंड करेंगे उस वक्त मैं आपको समझाऊंगी कि आपको कौन कौन से मेजर जो एरियाज़ हैं उन पे फोकस करना है, जिससे कि देर आर वेरी मच चांसेस कि फिर से सवाल पूछे जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सीधा हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। तो 25 क्वेश्चन था। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए थे, देखिए आप इन नामों को देखिए। पोडू, बीवर, पेंडा आर द लोकल नेम्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टू डिनोट विच काइंड ऑफ कल्टीवेशन। ये आपसे ये नाम जो है ये लोकल नाम है। पोंडू, बेवर, पेंडा, ये सारे के सारे कुछ लोकल नाम हैं जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं। इसमें पूछा गया है कि ये जो है किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, विच काइंड ऑफ कल्टीवेशन। तो ये इंटेंसिव कल्टीवेशन है, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या प्लांटेशन। ये जो है NCERT से क्वेश्चन लिया गया और GK में भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। NCERT में साफ साफ लिखा गया है कि ये सारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम हैं। तो दिस इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन जिसमें क्या होता है, ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का कल्टीवेशन है, बहुत पुराने ज़माने से यूज़ किया जाता है। तो इसमें ये होता था कि लैंड के एक एरिया को काट कर उसके जो पेड़ वगैरह होते थे उसको काट के साफ़ किया जाता है, वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और जब उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, मतलब सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो उस प्लेस को छोड़ दिया जाता है खाली और नेक्स्ट प्लेस पे शिफ्ट कर लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़। वेक्टर के बारे में पूछा गया है कि वेक्टर क्या होता है। ये फिजिक्स की NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है। फिजिक्स की NCERT से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 11th-12th की NCERT पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला था क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के NCERT फॉर साइंस के लिए आपको वही पढ़ना है। तो ये क्लास 7 की NCERT में लिखा हुआ है कि वेक्टर मीन्स जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, ओके, उसको हम वेक्टर बोलेंगे। तो ये NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक्स ऑफ NCERT, उसमें आपको बहुत पता चल जाएगा। क्लास 7 का है मोस्ट प्रॉबेबली ये क्वेश्चन, तो NCERT से लिया गया है साइंस का क्वेश्चन फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP। इसमें क्या है, इसमें कितने जोन्स हैं, कितने स्टेट ऑफिसर्स हैं और कितने असिस्टेंट ऑफिसर्स हैं, मतलब कितने जोनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये सब जो है ये हरियाणा का क्वेश्चन है। तो जब आप हरियाणा GK पढ़ेंगे ना तो उसमें हरियाणा GK आपको ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगी। एक तो आपको हरियाणा के वेबसाइट से पढ़ना है, हरियाणा के इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ना है। तो वहाँ पे आपको दिया गया होगा कि भाई कितने जोनल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, कितने स्टेट ऑफिसर हैं। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है हरियाणा से, इसका आप जवाब देख लीजिएगा। तो ये हरियाणा का फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं करना, आपको हरियाणा के बारे में फैक्ट्स को जानना है और अकॉर्डिंगली आपको इस सवाल का जवाब बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिए। द सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस फॉर कमर्शियल क्रॉप्स, किसकी बात हो रही है? कमर्शियल क्रॉप्स के प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन की बात हो रही है। तो इसमें से कौन सा है? FCI है, नाबार्ड है, ट्राइफेड है या नेफेड है? ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो आप एक बार देखिए, हरियाणा जो है वो एक एग्रेरियन स्टेट है। हरियाणा का जो मेजर इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, मतलब मेजर वहाँ का लाइवलीहुड ऑप्शन भी जो है वो भी एग्रीकल्चर है। तो हरियाणा के इस पेपर में आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड काफ़ी सवाल मिलेंगे, या तो वो क्रॉप्स के बारे में होंगे, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, या फिर इस तरीके की एजेंसी से क्वेश्चन आया।
तो इस तरीके की एजेंसी से आपको फिर से क्वेश्चन फिर एक्सपेक्टेड है। तो आपको पता होना चाहिए एफसीआई क्या होती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मेजरली मतलब अगर हम शॉर्ट में अभी डिस्कस करते हैं तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, ग्रेन्स को स्टोरेज का काम होता है, मतलब उनको जो हमारे स्टोर हाउसेज है उसको मेंटेन करती है एफसीआई। नाबार्ड क्या है, नाबार्ड एक बैंक है, बैंक जो कि लोन देता है एग्रीकल्चर के। ट्राइफेड क्या है, इसी तरीके से आप ट्राइफेड के बारे में भी जान लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर नेफेड है, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस इन इंडिया। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रीड अबाउट ऑल दीज एजेंसी। इन सभी एजेंसी और इन्हीं की तरह और भी एजेंसीज होंगी, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जितनी भी इस तरीके की एजेंसी होंगी, जैसे नाबार्ड मैंने कहा बैंक है, एफसीआई क्या है, एक कॉर्पोरेशन है जो कि मेंटेन करती है कि कितना ग्रेन्स का स्टोर हाउस का है, कितना मेंटेन करना है। तो इस तरीके की सब एजेंसी के बारे में आपको इस बार भी पढ़ना है। यू विल बी एक्सपेक्टिंग मोर क्वेश्चंस इन दिस पेपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द नेम गिवन टू विलेज असेंबलीज इन चोला किंगडम। अगेन ये देखिए, पहले भी मैंने आपको दिखाया था इन 24 क्वेश्चंस मेडिवल इंडिया से कुछ क्वेश्चंस आए थे, फिर से मिडाइवल इंडिया से फिर से एक और क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नेम गिवन टू विलेज असेंबली। विलेज असेंबली को क्या कहा जाता था, नाडू, नतर, सभा, उर। तो ये एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है उर, जो विलेज असेंबलीज हैं उसको उर बोला जाता था। तो इसका आंसर डी है। देखिए इस सवाल को देख के और पहले वाले और मेडिवल इंडिया के सवालों को देख के यू कैन जस्ट कंक्लूड वन थिंग। आप एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे कुछ इस तरीके के वर्ड्स होंगे, सभा, समिति, या फिर कुछ बुक्स के नाम होंगे, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होंगी, जो कुछ डिफरेंट से नाम होंगे, आपको उनके बारे में ज़रूर जान लेना है। एक बार एक सरसरी नज़र से ज़रूर पढ़ लेंगे आप। हो सके तो उसे बुक पढ़ते वक्त अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आप कंप्यूटर में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा तो आपको ध्यान रखना है, आपको उसको रिवाइज करना है, सो दैट लाइक व्हेन यू विल गिव द एक्चुअल एग्जाम तो आपको याद आ जाएगा कि क्या पढ़ा था मैंने। नेक्स्ट इज द ओशनिक करंट produced by the irregularly periodic variations in wind and surface temperature over the tropical eastern Pacific Ocean is known as। देखिए ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, 11th क्लास का शायद एनसीईआरटी है, क्लास 11 का। इसमें बताया गया है कि एल नीनो क्या होता है। इसका आंसर है एल नीनो क्या होता है। उसमें बताया गया है कि जो पैसिफिक ओशन होता है, नॉर्मल कंडीशन में पैसिफिक ओशन की ईस्ट कोस्ट पे और वेस्ट कोस्ट पे क्या क्या टेम्परेचर रहता है वो उसमें समझाया गया है। जब एल नीनो वाला टाइम पीरियड आ जाता है तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो होता है उसका टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर जो होता है वो वेरी करता है। तो उसकी वजह से रिवर्स विंड सेटअप हो जाता है। जो विंड नॉर्मली फ्लो करना चाहिए वो फ्लो ना करके एक रिवर्स टाइप का विंड फ्लो करना शुरू हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली हमारे मॉनसून को भी अफेक्ट करता है। सो व्हेन आई विल टीच द ज्योग्राफी पोर्शन तो आपको मैं उसमें डिटेल में ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी, बट ये जो है टॉपिक पूरा एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी में इट इज़ एक्सप्लेन वेरी वेल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के काफ़ी सवाल पूछता है एचसीएस एग्जाम में, एचपीएससी। तो मैच द फॉलोइंग में हम देखेंगे या सांख्य, योगा, न्याया, मीमांसा, इसके फाउंडर्स जो हैं उसका नाम लिखा हुआ है। ये फिलॉसफीज़ हैं, ये कॉलम 1 में फिलॉसफीज़ दी गई हैं और ये जो है इसके फाउंडर है। तो इसमें इन्होंने मैच करने के लिए बोला है कौन सी फिलॉसफी का फाउंडर कौन है, जिसमें से आपको एक तो बिल्कुल अच्छे से पता होगा, योगा जो है पतंजलि, ये सब जानते हैं। तो देखिए 2 का ए, तो अब देखिए इन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया ना, 2 का ए 2 बार दे दिया इन्होंने। ओके, तो इस तरीके से आपको, अगर आपको ये मालूम है, ये तो आपको पता चल गया, योगा के बारे में सबको पता है, सांख्य, न्याया, मीमांसा, ये सारे फिलॉसफीज़ के बारे में इसमें पूछा गया है। तो कपिला जो था वो सांख्य फिलॉसफी का फाउंडर है, तो कपिला है जो है वो सांख्य फिलॉसफी है, तो 1 का बी हो जाएगा। तो दिस वुड बी द राइट आंसर। ये जो सवाल है ये अगेन एनसीईआरटी में भी दिया गया है
ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है ये सवाल, तो आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। जब एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है और जिसमें मेजर रिलीजन्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पे आपको ये मिलेगा कि कौन कौन से मेजर फिलॉसफीज है। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें ये क्वेश्चन तो ये पूछ चुके हैं, अब आपको देखना क्या, अब आपको और क्या पढ़ना है। इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आता है कि आपको मेजर रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में पढ़ना है, मेजर फिलॉसफीज जो इंडिया में फॉलो होती है, प्रैक्टिस होती है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज तो अभी इन्होंने इस बार तो इन्होंने यही सवाल पूछा है कि किसका फाउंडर कौन है। हो सकता है अगर इनको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना हो तो वो ये आपसे पूछ सकते हैं कि सांख्य फिलॉसफी का बेसिक क्या है, मतलब वो आपको एक यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, या फिर न्याय फिलॉसफी, व्हाट इज द बेसिक एसेंस ऑफ न्याय फिलॉसफी, और वो 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, उसमें वो सबका लिख देंगे, सांख्य का भी लिख देंगे, मीमांसा का भी लिख देंगे, योगा का भी लिख देंगे। तो यू हैव टू फाइंड आउट लाइक विच वन इज द सांख्य फिलॉसफी। तो जब आप पढ़ेंगे इस वाले क्वेश्चन से आपको समझ में आता है कि आपको मेजर फिलॉसफीज के बारे में भी पढ़ना है, राइट। तो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। देखो 3 तरीके की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट होती है उसका मतलब होता है कि जो सेंटर है वो उसके ऊपर, उस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके ऊपर सेंटर विल डू द लेजिस्लेशन, उसके ऊपर जो लॉ बनाएगा वो सेंटर बनाएगा। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर स्टेट बनाएगा लॉ, और कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर दोनों लॉ बना सकते हैं। तो आपको ये वाली जो लिस्ट है, ये लक्ष्मीकांत जो बुक है उसमें साफ साफ दी हुई हैं व्हाट इज़ कॉन्करेंट, व्हाट इज़ यूनियन एंड व्हाट इज़ स्टेट लिस्ट। आपको वहाँ से मेजर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़रूर आपको पढ़ लेनी है। अभी इस लिस्ट को आप देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर, इलेक्ट्रिसिटी, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड पब्लिक ऑर्डर। इन्होंने पूछा कौन नहीं है कॉन्करेंट लिस्ट में, तो पब्लिक ऑर्डर, हमेशा आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं पब्लिक ऑर्डर जो होता है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। ओके, तो यहाँ से इन्होंने बहुत ही आसान सी चीज़ पूछ ली। द मेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिसिंग, स्टेट कोर्ट फीस, प्रिजन्स, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। हेल्थ देखो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, ये सारे के सारे स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। पिलग्रिमेज, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं दीज आर स्टेट सब्जेक्ट। तो आपको ये वाली लेकर आपको ये वाले लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। यू जस्ट रीड द ऑल इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैं ये नहीं कहती कि बहुत लंबी लिस्ट है यार, उसमें आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट द थिंग्स विच आर लाइक कॉमन, टैक्सेशन किसके पास आता है, हाँ हॉस्पिटल्स किसके पास आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं, एक बार खुद पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है हाउ मैनी मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज़ द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ओके, तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, आई एम नॉट श्योर, अगर दिया भी हो सकता है, पता नहीं किस में दिया है, बट इनडायरेक्टली ज़रूर दिया हुआ है। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में सरफेस एरिया निकालना है, तो अर्थ का मास जो है इन्होंने दिया हुआ है, और वॉल्यूम जो है 260 बिलियन क्यूबिक माइल्स है। तो उसके बाद आप कैलकुलेट करके इसका जो है सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए सी सेट वाला क्वेश्चन भी हो गया, अगर आपको एक चीज़ पता है तो दूसरी आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो दिस वॉज अ फैक्ट, यू नो, फैक्चुअल क्वेश्चन था ये काफ़ी ज़्यादा, तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये, तो ये फैक्चुअल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लान वॉज ऑल्सो नोन एज राव मनमोहन प्लान। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने, प्लान से पूछा इन्होंने, प्लान से ये सेकंड क्वेश्चन पूछा है, पहले भी पूछ चुके हैं ये एक क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से। तो इन्होंने इस बार क्या पूछा, राव एंड मनमोहन प्लान कौन से प्लान को बोलते हैं। तो भाई ये एनसीईआरटी से उठाया इन्होंने क्वेश्चन फिर से। तो 8 5 ईयर प्लान जो होता है उसको बोलते हैं राव एंड मनमोहन प्लान। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपको 5 ईयर प्लान्स भी पढ़ना है। 5 ईयर प्लान में हर एक प्लान में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुआ था, अगर उसका कोई स्पेशल नेम है ऐसे राव एंड मनमोहन जैसा,
वो कौन कौन से साल में आया था, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुए थे उस 5 ईयर प्लान में, तो ये आपको ज़रूर पढ़ना है। तो ये भी आपका एक हो गया, 5 ईयर प्लान भी आपको पढ़ना है। अभी तक मैं लास्ट में समराइज़ करूँगी कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होगी 5 ईयर प्लान्स। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 2018 वॉज अवॉर्डेड फॉर पायनियरिंग वर्क इन विच फील्ड। अब देखिए, ये तो करंट का क्वेश्चन था, तो हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि किसके लिए मिला। इस क्वेश्चन को पढ़ के आप ये समझ में आएगा आपको कि अगर इन्होंने नोबेल प्राइज़ उस टाइम पे पूछा है, तो ये इन्होंने पूछा किस सब्जेक्ट में मिला है, कौन से फील्ड में मिला है, इन्होंने ये पूछा। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में आपको, नोबेल प्राइज़ इज़ ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्राइज़, तो ये किस किस विषय में होते हैं, क्या क्या इसके कैटेगरीज होते हैं, किस किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में। मतलब आप अभी जो करंटली, जैसे अगर आप 2021 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 2020 में नोबेल प्राइजेस किस किस कैटेगरी में किस किस को मिला था और किस किस वजह से मिला था, मतलब उसका फील्ड क्या था, उसका सब्जेक्ट क्या था और किसको मिला है। ठीक है, ये ज़रूर आपको पढ़ना पड़ेगा नोबेल प्राइज़ के बारे में। और नॉट ओनली नोबेल प्राइज़, अदर लिटरेरी प्राइजेस, अगर कोई किसी को मैन बुकर प्राइज़ मिला है या लिटरेचर के लिए जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है, कौन सी बुक है वो भी आपको पता होना चाहिए, उसका नाम। तो ये जो होगा ये आपका करंट का टॉपिक है, तो इस बार भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए नोबेल प्राइज़ जो है किस किस को किस किस फील्ड में दिया गया है। ये तो फैक्ट था, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो था ये उस टाइम का करंट अफेयर है। नेक्स्ट, पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट। ये पूछ रहा है आपसे पैलिएंटोलॉजी जो होता है वो किस चीज़ की स्टडी है। तो ये क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, वोल्केनोज की स्टडी है, रॉक्स की है, एटमॉस्फेयर की है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की है। किस चीज़ की स्टडी को पैलिएंटोलॉजी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो ये क्या होती है, फॉसिल टू डिटरमाइन ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशन एंड इंटरैक्शन। तो पैलिएंटोलॉजी जो होता है ये फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है इसमें ना, कहाँ दिया हुआ, यस फर्स्ट ऑप्शन। तो फॉसिल्स को यहाँ पे स्टडी किया जाता है। तो ये जो है ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, साइंस की एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है ये पैलिएंटोलॉजी किस चीज़ की स्टडी को हम बोलते हैं, तो आप वहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट इज, व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी बाइफर्केटेड इनटू नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी। नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी पहले एक ही होता था, लेकिन यही पूछा गया कौन से ईयर में जो है इसका बाइफर्केशन हो गया था। अब नेशनल कमीशन फॉर एससी अलग है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी अलग है एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अलग है। सब के सब तीनों अलग है अब ना। तो ये जो हमें एससी एसटी जो था वो बाइफर्केट हो गया है। तो ये जीके का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कब हुआ है ये, तो ये आपको बताया गया सितंबर में हुआ, 2003 में हुआ। नेक्स्ट इज, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑन गुरु नानक इज़ अवेलेबल फ्रॉम विच मेजर सोर्स। तो ये आपसे पूछ रहा है गुरु नानक की जो बायोग्राफीज़ हैं उसका इंफॉर्मेशन, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन मतलब कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ पे बायोग्राफी में जो आता है वो सब कहाँ पे अवेलेबल है। तो वो जो है जन्म सखीज़ बोलते हैं इनको, सखीज़ का मतलब स्टोरीज़, तो जन्म सखीज़ है उसके अंदर अवेलेबल होता है। देखो मैंने आपको बताया है पिछले वाले डिस्कशन में भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस डिस्कशन में कि आपको मेजर रिलीजन्स के बारे में पढ़ना है। इंडिया के जो भी मेजर रिलीजन्स हैं, बी इट्स हिंदुइज़म, बी इट्स सिखिज़म, बी इट्स बुद्धिज़्म, कुछ भी है, और मेजर फ़िलासफ़ीज़ उसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे सिखिज़म की बात हो रही है तो सिक्स के 10 गुरुज़ कौन कौन से हैं, उनका क्या ऑर्डर है, उनके जो मेजर इंपॉर्टेंट जो उनके, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, तो गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में जैसे आपको पता होना चाहिए, उनके डिफरेंट इसके बारे में। सेम बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धिज़्म की जैसे जातका स्टोरीज़ होती है। सेम जैनिज़्म का कौन सा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, वो सब चीज़ों के बारे में, मेजर रिलीजन्स के बारे में, मेजर फ़िलासफ़ीज़ के बारे में इंडिया की आपको पता होना चाहिए। तो ये वहीं से सवाल है, और एक सवाल नहीं, वहाँ से 2-2, 3-3 सवाल हैं इस पेपर में, राइट। तो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, रीड अबाउट मेजर रिलीजन्स। मैच द फॉलोइंग, फिर से मैच द फॉलोइंग आया है। कॉलम 1 में क्या है, प्लेसेस हैं कुछ, और कॉलम 2 में डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं हरियाणा के। तो इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट है, दिस डिस्ट्रिक्ट हैज़ द टूम्ब ऑफ शेख चिल्ली। शेख चिल्ली का टूम्ब कहाँ पर है, ठीक है, ये थानेसर में है ना, कुरुक्षेत्र के पास। तो इसमें मैच करना था। द सिटी इज़ एसोसिएटेड विद द टेम्पल कॉल्ड पंचवटी, पंचवटी का टेम्पल जो है वो कहाँ पर है। तो अगर आपको एक भी पता है, शेख चिल्ली का टूम्ब, अगर आप 1 को C से मैच कर देंगे
तो भी आपका राइट आंसर आ जाएगा 2 का डी। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं किया इन्होंने। अगर आपको इन चारों में से एक भी चीज़ पता है तो आपको पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चलता है कि आपको हरियाणा के मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में पता होना चाहिए, हिस्टोरिकल स्पॉट्स के बारे में पता होना चाहिए, रिलीजियस स्पॉट्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा का टूरिज़्म, हरियाणा का रिलीजन, ये सब में जो जो इम्पॉर्टेंट साइट्स है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। हिस्ट्री से रिलेटेड साइट्स पता होनी चाहिए, टूरिज़्म कहाँ कहाँ पर है वहाँ सब पता होना चाहिए आपको, राइट। नेक्स्ट सवाल, द WTO वॉज फाउंडेड इन जेनेवा इन विच ईयर। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बहुत बेसिक क्वेश्चन NCERT से इन्होंने फिर से उठाया है। तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि WTO वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। बहुत ही सिंपल सवाल पूछा इन्होंने, किस ईयर में WTO का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये दिस इज वेरी मच गिवन इन NCERT। सो अगेन इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलता है, आपको मेजर UN एजेंसीज के बारे में पता होना चाहिए। अभी तो सिर्फ इन्होंने WTO के बारे में पूछा है इस बार, तो हो सकता है 2021 क्वेश्चन में वो कोई डिटेल और एजेंसी के बारे में पूछ ले, वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछ ले, IMF के बारे में पूछ ले, वर्ल्ड बैंक और IMF के डिफरेंस के बारे में पूछ ले। तो इस तरीके से आपको UN के सारे मेजर इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये पूछ सकते हैं, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पूछ सकते हैं। तो मेजर UN के जितने भी एजेंसीज हैं उसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली नोट इट डाउन। जो जो बातें मैं आपको बता रही हूँ आप उसको नोट करते हुए जाएं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट इज कथकली इज़ अ पॉपुलर डांस फॉर्म प्रेवलेंट इन विच स्टेट। कथकली है कौन से स्टेट का डांस है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है NCERT का, ठीक है। कथकली जो है वो केरला का डांस है। तो ये तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको इसी क्वेश्चन के साथ साथ अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हर एक स्टेट का मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। डांस के साथ साथ आपको वहाँ का कुछ और क्लासिकल स्पेशलिटी है, अगर किसी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की कल्चरल जो हेरिटेज है उसमें शामिल किया गया, जैसे कालबेलिया डांस की बात हो गई, चाऊ डांस की बात हो गई, ठीक है, छत्तीसगढ़ का चाऊ डांस है। तो इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर पता करनी है। क्लासिकल डांस फॉर्म्स, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए कौन से स्टेट का कौन सा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो रीड ऑल डांस फॉर्म्स मैंने आपको लिखा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कॉलेज ऑफ DU डिड सर छोटू राम स्टडी फॉर हिज अंडर ग्रेजुएट डिग्री। तो अब यहाँ पे सर छोटू राम के बारे में पूछा जा रहा है बिकॉज ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर फ्रॉम हरियाणा। तो ये उसके बारे में एक डिटेल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उन्होंने कौन से कॉलेज से अंडर ग्रेजुएट डिग्री लिया था। दिस इज़ अ फैक्ट, है ना, तो सेंट स्टीफन कॉलेज से लिया था। देखो जिस किसी को भी इतने फैक्ट्स पता है बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है ये पेपर का डिस्कशन देख के कि आपको इसके बारे में, जैसे हरियाणा से आपको कुछ फैक्ट्स नहीं मालूम, तो अगेन आई एम सेइंग कि हरियाणा के सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। 100 में से 90 क्वेश्चन जो थे वो GK मतलब GS के क्वेश्चन हैं, और 10 क्वेश्चन जो हैं वो हरियाणा के हैं, ठीक है। तो डोंट लूज़ योर हार्ट अगर आपको हरियाणा का एक आधा क्वेश्चन नहीं आता है तो, बट आपको पता रहना चाहिए इस क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन से कि आपको किस लाइन्स में जो है पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द जैन स्कॉलर हु वॉज कंसल्टेड एंड ऑनर्ड बाय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। फिर से तुगलक डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चन आ गया, फिर से मेडाइवल इंडिया से क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि किस जैन स्कॉलर को उन्होंने ऑनर किया था। तो ये दोनों से है, एक तो जैनिज्म से भी क्वेश्चन है और मेडिवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है। तो मेडिवल हिस्ट्री का जो ये क्वेश्चन है इसके बारे में आपको फैक्ट है, इवन आई डोंट नो द आंसर। विविधा तीर्था कल्पा is a widely cited Jain text composed of जीना प्रभा सूरी। तो जीना प्रभा सूरी जो हैं, ये वाले जिनका नाम लिखा हुआ है जीना प्रभा सूरी जो हैं, इनको सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं उन्होंने ऑनर किया था, सम्मानित किया था इनको। इन 14th सेंचुरी जैन प्रभा सूरी लिव ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, तो इनको सम्मानित किया था। ओके, तो ये जो है ये एक फैक्ट है। अगेन मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन है, थोड़ा सा
मैं ये नहीं कहूँगी बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इसका ज़्यादा है, बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो यू विल कम अक्रॉस विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, मैच द सूफी सेंट्स विद देयर सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़। अब इन्होंने सूफी सेंट्स के बारे में पूछ लिया, निज़ामुद्दीन औलिया, बायाजिद अंसारी, शाह मोहम्मद गौस, नरुद्दीन नूरानी। तो ये क्या क्या थे, इनका सिग्निफिकेंस एक्टिविटी इन्होंने क्या क्या किया था कि ये तानसेन स्पिरिचुअल एंड म्यूजिकल परसेप्टर, फाउंडेड द ऋषि ऑर्डर इन कश्मीर, स्पिरिचुअल परसेप्टर ऑफ अमीर खुसरो, फाउंडर ऑफ रोशनिया ऑर्डर। तो ये जो है एनसीईआरटी में जो है इन लोगों के बारे में मेंशन है। आप अगर चाहें तो जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कौन सा किसके बारे में एसोसिएटेड है उसको वहाँ पे हाईलाइट करते जाएं। जो हमीद मोहम्मद गौस है वॉज द तानसेन स्पिरिचुअल एंड म्यूजिकल परसेप्टर। ठीक है, ये जो था आप इसकी जो डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ये मेडिवल इंडिया से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि इस बार अगर मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन पूछे गए थे तो 2021 में भी मेडिवल इंडिया ही डोमिनेट करेगा, ज़रूरी नहीं है। कोई भी पोर्शन जो है हिस्ट्री का वो डोमिनेट कर सकता है और ये भी कर सकता है। तो आपको जो है स्पिरिचुअल सेंट्स जो हैं, वो सूफ़ी सेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस जगह से एसोसिएटेड हैं, ये आपको ज़रूर पता कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ओके, इन्होंने अब पूछा है जो कंपाउंड है उसका नाम दिया हुआ है और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी दिया हुआ है, जैसे कि वाटर गैस, नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी। तो इसमें मैच करना है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वाटर गैस जो होता है कंसिस्टिंग मेनली ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है वाटर गैस में, तो 1 का ऑप्शन है डी, तो इसका आंसर यही है। साथ में एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी होता है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। सीएनजी क्या होता है, सीएनजी होता है मीथेन, सीएनजी मीथेन होता है, एलपीजी ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है। तो ये जीके का क्वेश्चन भी है, ये जीके का क्वेश्चन भी है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी है, और ये जो है आपका कहाँ से लिया गया क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से। तो ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, साइंस के एनसीईआरटी से। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव पार्टिकल। कौन सा रेडियो एक्टिव पार्टिकल नहीं है। अगेन एनसीईआरटी से उठाया इन्होंने ये क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा। उसमें एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, जब आप एक एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा हुआ है तो उससे कौन कौन से रेडियो एक्टिव पार्टिकल निकलते हैं, तो डेल्टा नहीं होता रेडियो एक्टिव पार्टिकल। ठीक है, तो आप यू कैन इजीली फिगर आउट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी ऑफ साइंस। इट इज़ आई थिंक क्लास 7, अगेन क्लास 7 या 8 की साइंस की बुक का क्वेश्चन है ये। तो अगेन यू कैन सी जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये मुश्किल लग रहे हो क्योंकि उनको पता नहीं है इसका आंसर, अदरवाइज जो साइंस के क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड ऑन। ये कब हुआ था। एनसीईआरटी से बहुत ही सिंपल डेट पूछा उन्होंने। तो हमें मालूम है कि जो देखो 13 अप्रैल सबको पता है। अब इन्होंने देखो कितने क्लोज ऑप्शन दे दिए कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो सबको पता है कि 13 अप्रैल सबको पता है। कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो 19 में हुआ था, 1919 में। तो ये बहुत ही फेमस इंसिडेंस है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे अबाउट द मॉडर्न इंडिया तो ये इंसिडेंस आपके सामने आएगा। इट वाज अ टर्निंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसिडेंस था। तो उसके बारे में इन्होंने डेट पूछा है। तो इससे पता चलता है कि जो जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए उनका डेट भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जब आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे या स्पेक्ट्रम जिससे भी आपको पढ़ना है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के डेट्स भी याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज Which of the following designated the world's first 30 kV class Athena drone destroying laser? तो ये जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ओके, लॉकहीड मार्टिन which of the following designed the world? किसने डिज़ाइन किया था। बोइंग ने डिज़ाइन किया, थेल्स ने डिज़ाइन किया, लॉकहीड मार्टिन ने किया या रैथियन ने किया। तो लॉकहीड मार्टिन ने जो था इसको डिज़ाइन किया था। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है।
तो करंट में अभी आप देख लीजिएगा कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मिसाइल टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में, वो कहाँ पे हुए, किसने डेवलप किए, कौन से कंट्री से हमने लिए, या इंडिजीनियसली अगर डेवलप हुए तो किसने डेवलप किए, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। तो ये इस वाले क्वेश्चन को देख के हम ये जान गए कि हमें इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन्होंने फिर से मैच करने के लिए दिया है, इन्होंने पूछा है इम्पॉर्टेंट घरानास के बारे में। जयपुर घराना, पटियाला घराना, बनारस घराना एंड मेहर घराना। इन घरानास को इनके जो फाउंडर्स हैं उनके साथ में मैच करना है। तो जो घराना जो कंसेप्ट था ना, वो गेन करेंसी इन द 19th सेंचुरी में घराना कंसेप्ट आया था, व्हेन द रॉयल पैटर्नेज इंजॉयड बाय परफॉर्मर्स वीकेंड। मतलब क्या हुआ था कि 19th सेंचुरी में जो रॉयल पैट्रोनेज पहले दी जाती थी ना, राजा महाराजा तो देते थे, वो वीकन होने शुरू हो गई थी, एंड परफॉर्मर्स वर देन कंपेल्ड टू मूव टू अर्बन सेंटर्स। पहले राजा महाराजा उनको पैट्रोनेज देते थे, मतलब उन्हीं को वहाँ पे वो उनके राजा महाराजा के कोर्ट में वो परफॉर्म करते थे, बट लेटर ऑन क्या हुआ, वो डिमिनिश होना शुरू हो गया था। टू रिटेन देयर रिस्पेक्टिव आइडेंटिटीज दे फेल बैक ऑन द नेम्स ऑफ द रीजन्स दे हेल्ड फ्रॉम। Therefore, even today, the names of the many gharanas refers to the places. Some of the gharanas well known for singing ख्याल्स आर आगरा, ग्वालियर, पटियाला, किराना, ये सब घरानास के बारे में, एंड जयपुर। मतलब क्या है कि ये जो घरानास का कंसेप्ट था, इसमें 19th सेंचुरी में ये डेवलप हुआ था, एंड जो भी जिस रीजन से बिलोंग करते थे वो उसी रीजन के नाम से उस घराना का नाम बोला जाता था, राइट। मैच द फॉलोइंग है अगेन, इसमें नेशनल पार्क्स मेंशन किए हुए हैं, केवलादेव, पेंच, उदयपुर, कोटिगांव, ये सब नेशनल पार्क्स जो है ये कहाँ पर है। जैसे कि जो पेंच नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ओके। केवलादेव कहाँ पर है, राजस्थान में, तो 1 का डी है, पेंच का सी है, 1 का डी, ओके, 2 का सी, तो ये वाला है इसका आंसर। इस वाले क्वेश्चन को देख के आपको पता चलता है कि आपको मेजर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में पता करना है, साथ में आपको पता करना है रामसर साइट्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में, और नेशनल पार्क्स के बारे में। ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता करना है कि वो कौन कौन से स्टेट्स में आती हैं। यूपीएससी सिर्फ एचपीएससी सिर्फ आपसे इतना ही पूछेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा कि भाई इस वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या इस वाले नेशनल पार्क में कौन सा एनिमल आपको मिलेगा, बट आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में सिचुएटेड है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कशन कर लिया। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 50 ऑनवर्ड्स डिस्कशन करेंगे। आज हम सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेंगे इसमें खत्म। आई होप आपको इस डिस्कशन से फ़ायदा हो रहा है, आई होप आपको इसको जानने के लिए मिल रहा है कि आपको किस किस लाइन्स पर पढ़ाई करनी है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।